गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में परमाणु वाले पार्ट में परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं कि एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम आर डिस्क्रीट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है ये, पहले ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल किसे कहते हैं। तो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। बोहर के परमाणु मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको सॉल्व करके हमने त्रिज्या निकाली थी, वेग निकाला था इलेक्ट्रॉन का। फिर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाली थी। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र ये आया था। 9वीं कक्षा माना तो 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धन इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब वो आया था सॉल्व करके ये वाला। तो 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माना En है, तो En बराबर -z² RhC अपॉन n स्क्वायर। अब जो है यहां पर अगर हम ये कर दें, बोर ने ये माना था कि नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और किसी एक ही कक्षा में चक्कर के दौरान ये कोई ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो स्थायी कक्षा कहलाती है, ये हमने पढ़ा था उसमें। और उस कक्षा की जो ऊर्जा होती है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग तत्व के परमाणु में अलग अलग आती है। तो इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो माना n1वीं कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, और n1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, माना E1 है। फिर ये मान ले हम कि इस जो सूत्र है हमारा ये वाला 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वाला, इसमें हम n बराबर क्या रख दें, 1 2 3 4 ऐसे रख दें। अर्थात पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हम ये मान लें क्या, E1 पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1, n बराबर 2 रखने पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E4, ऐसे हम मान लें। तो तब ये जो सूत्र होगा ये बन जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए Z बराबर हम क्या माने, 1 मान लें। हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये जो मॉडल था बोहर का मॉडल, ये हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन रूपी जो तत्व थे जिनके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके लिए ज़्यादा सही था। तो इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। Z बराबर 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें Z बराबर 1 रख रहे हैं। तो ये आ जाएगा En बराबर -RhC अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अब जो है इसमें n बराबर 1 रखिए तो ये हो जाएगा n बराबर 1, तो E1, तो E1 बराबर आ जाएगा -RhC। n बराबर 2 रखिए तो E2 बराबर हो जाएगा -RhC अपॉन 2 स्क्वायर। फिर n बराबर 3 रखिए तो यह आ जाएगा -RhC अपॉन 3 स्क्वायर। ऐसे n बराबर 4 रखिए तो यह आ जाएगा -RhC अपॉन 4 स्क्वायर। अब अगर हम ये निकालें, R क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.097 × 10⁷ प्रति मीटर। H प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू हमें पता है। C निर्वात में प्रकाश का वेग है, इसकी वैल्यू में पता है। ये सब कांस्टेंट हैं। अगर हम इन सब कांस्टेंटों का मान यहाँ पर रखें तो इसकी वैल्यू आती है, E1 बराबर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन में पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होती है। फिर अगर हम किसी और तत्व के लिए करें या ये माने कि हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर से ऊर्जा मिली तो वो कुछ हाइड्रोजन से दूर चले गया, वो पहली कक्षा से कुछ बाहर वाली कक्षाओं की ओर चले गया। तो बाहर वाली कक्षा मतलब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 बराबर हो जाता, ये आता है
आर की, एच की, सी की वैल्यू रखी है, 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इस वाले को E4 का वैल्यू आती है, RH की वैल्यू रख के 4 स्क्वायर से डिवाइड करके ये आता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख रहे हैं इसमें जैसे जैसे हम बाहर की कक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं, n बराबर 1 2 3 4 रखते गए, तो जो बाहर की कक्षाओं में नाभिक से दूर वाली कक्षाओं की ओर गए तो उनमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती गई। ये माइनस वैल्यू ये बढ़ रही है, लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है। और एक चीज और, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, निश्चित है, एक समान नहीं है, ये निश्चित और डिस्क्रीट है, ये सतत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही क्या करते हैं, गति करते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है और ये विविक्त होती है। विविक्त का मतलब है कि हर संभव ऊर्जा के मान यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ऋण 13.6, दूसरी कक्षा में ऋण 3.4। इन दोनों के बीच कई संख्याएं और भी रही होंगी, पर इन दोनों के बीच जो और वैल्यू हैं वो वैल्यू जो है यहाँ पर ऊर्जा के रूप में नहीं आ पाई है। ठीक है, तो यानी हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं क्या होती हैं, ये कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जाएं होती हैं विविक्त होती है, सतत नहीं होती। अर्थात ऊर्जा के सभी संभव मान यहाँ पे प्राप्त नहीं होते, कुछ कुछ मान ही यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसीलिए क्योंकि हर निश्चित अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं अलग अलग आती हैं और हर संभव ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है, कुछ निश्चित ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, यानी कुछ डेफिनेट वैल्यू आएंगी, हर कंटिन्यूअस वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। अब जो है ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, तो अगर हम क्या करें, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो सूत्र है, इसमें अगर हम n बराबर 1 2 3 4 रखकर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जाएं आ रही है, इन ऊर्जाओं को अगर हम रेखाओं के द्वारा प्रकट करें, ठीक है, तो यदि हम अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं उन ऊर्जाओं को एक रेखा चित्र द्वारा प्रकट करें, तो उस रेखा चित्र को या उस आरेख को हम ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। ठीक है, और यहां से निश्चित हो गया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होती है और निश्चित होती है, सतत नहीं होती है। तो इसीलिए ये है, और जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है तो केवल उसी दौरान क्या करता है, ये ऊर्जाओं का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, और एक निश्चित ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। इसीलिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करने के दौरान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन करता है, इसीलिए इसका स्पेक्ट्रम जो है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय आता है। उसके स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं ही प्राप्त होती हैं, इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय होता है। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब तक उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती वो अपनी ही कक्षा में गति करता रहता है। तो जब तक किसी परमाणु को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तब तक उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में ही गति करते रहते हैं, और उस समय परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। और ऐसी स्थिति में परमाणु अपनी मूल अवस्था में कहलाता है, अर्थात उस समय उसके इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में गति कर रहे होंगे, वो कहीं जंप नहीं कर रहे होंगे। यहां पर अगली हेडिंग है मूल अवस्था। मूल अवस्था किसे कहेंगे, ग्राउंड स्टेट,
कि जब किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती या परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उस समय इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में ही स्थित होते हैं, वो अन्य कक्षाओं में जंप नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में परमाणु या वो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में कहलाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक ही कक्षा होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक कक्षा होगी, और उस दौरान अगर इसको कोई इस पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है तो ये हमेशा यहीं पर रहेगा, अपनी पहली कक्षा में रहेगा। और उस समय ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में है या निम्नतम अवस्था में है। इसको निम्नतम अवस्था में भी कहते हैं, निम्नतम या न्यूनतम अवस्था में भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में ही स्थित होता है, उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो उस दौरान वो अपनी कक्षा से अन्य कक्षाओं में जंप नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो अपनी कक्षा में ही बना रहता है और इस अवस्था में परमाणु या इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आई थी हमारी E1 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा, ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। जब इसको कहीं से थोड़ा और ऊर्जा मिलेगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जंप कर पाएगा। इतनी ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन के पास पहले से है तो वो बाहर जंप नहीं कर पाएगा, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी जाके बाहर जंप कर पाएगा। दूसरा, उत्तेजन विभव। उत्तेजन ऊर्जा ये क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये जो है, और उत्तेजित अवस्थाएं। देखिए इसको कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अगर उसको कहीं से ऊर्जा मिल जाए, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल जाएगी तो ये क्या होगा, किसी बाहर वाली कक्षा में पहुंच जाएगा। यहां से यहां पहुंच गया ये। तो जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या किया, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को टकराया, तो वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन इसमें टकरा रहा है वो अपनी ऊर्जा क्या करेगा, इस परमाणु को दे देगा। माने यहाँ से कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया, वो इस परमाणु से टकराया और परमाणु ने उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा ग्रहण की, तो उससे क्या होगा, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा में जंप कर जाएगा, यहां पहुंच गया। तो जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में वो परमाणु ऊर्जित अवस्था में कहलाता है, वो इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जित अवस्था में कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट। तब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है वो परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन। और इस स्टेट में परमाणु जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 की घात -8 सेकंड तक ही रह पाता है, और उसके बाद वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा छोड़कर अपने नीचे वाली कक्षाओं में पहुंच जाता है। या तो मूल कक्षा में पहुंचेगा या नीचे की किसी अन्य कक्षा में पहुंच जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से उच्च कक्षा में गया तो इसको कुछ निश्चित ऊर्जा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पहुंचने के लिए जितनी न्यूनतम निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा या एक्साइटेशन एनर्जी। तो वह उत्तेजन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसको इलेक्ट्रॉन या परमाणु प्राप्त करके अपनी उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, वह ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन अपनी किसी निम्न कक्षा, अपनी मूल कक्षा से किसी उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, उस ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर हम पारे की बात करें
तो पारे के परमाणु के लिए जो उत्तेजन ऊर्जा है E माना मैं इसको, एक्साइटेशन EC, एक्साइटेशन EX माना या E से प्रकट कर रहा हूं, तो ये है 4.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर पारे के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तो अपनी मूल कक्षा से किसी ऊपरी कक्षा में पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर उसको 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाए तो अपनी मूल कक्षा से दूसरे नंबर की उच्च कक्षा में पहुंच जाएगा। या अगर उसको 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाए तो वो क्या होगा, अपनी मूल कक्षा से तीसरे नंबर वाली उच्च कक्षा में पहुंच जाएगा। तो अर्थात ये वो ऊर्जाएं हैं जिनको पाकर पारे का जो परमाणु है वो अपनी उत्तेजित अवस्था में पहुंच जा रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से उच्च कक्षा में पहुंच जा रहे हैं। इसलिए ये निश्चित ऊर्जाएं क्या कहलाएंगी, पारे की के परमाणु के लिए उत्तेजन ऊर्जा कहलाएंगी। ये कहलाएगी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, ये द्वितीय स्तर की उत्तेजन ऊर्जा, ये तृतीय स्तर की उत्तेजन ऊर्जा। अब उत्तेजन विभव, तो उत्तेजन विभव को देखने से पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन को मूल कक्षा से उच्च कक्षा में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी कौन देगा, किसी बाह्य स्रोत से मिलेगी। तो जैसे यहां पर हम क्या करें, किसी तत्व के परमाणुओं पर क्या कर दें, हम बाहर से इलेक्ट्रॉनों की बौछार कर दें। तो यहां पर अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अत्यधिक ऊर्जा से इस पे परमाणु से टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ऊर्जा परमाणु को देगा। फलस्वरूप परमाणु की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में पहुंच जाएगा। तो उत्तेजन विभव वह न्यूनतम विभव है जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराता है तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। उस विभव को हम उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है। कि वह न्यूनतम विभव जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व के परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। उस तत्व के परमाणु अपनी मूल कक्षा से उच्च कक्षा में जंप कर जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजन विभव वह विभव है जिसके द्वारा कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व के परमाणु से टकराता है तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। उस विभव को हम उत्तेजन विभव कहते हैं। अब उत्तेजन विभव का मान उत्तेजन ऊर्जा से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माना पारे के परमाणु के लिए उत्तेजन ऊर्जा हमने ये दिखा रखी है, तो पारे के परमाणु के लिए उत्तेजन विभव क्या होंगे, 4.84 वोल्ट, 6.67 वोल्ट और 8.84 वोल्ट। ये जो है पारे के परमाणु के लिए या पारे के लिए क्या है, उत्तेजन विभव हैं। इतने विभव से त्वरित अगर कोई इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से टकराएगा तो पारे का परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल कक्षा से पहली उच्च कक्षा में पहुंच जाएगा। अगर इतने विभव से 6.67 वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से टकराएगा तो पारे का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूल कक्षा से दूसरे नंबर वाली उच्च कक्षा में पहुंच जाएगा। ऐसे इसके लिए भी होगा। अब आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा क्या है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इसमें देखिए आयनन ऊर्जा, एवं आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊर्जा दे दें बाहर से, पर्याप्त ऊर्जा देते हैं, तो ये लगातार क्या होगा, मूल कक्षा से बहुत दूर की कक्षा, उच्च कक्षा में भी जंप कर सकता है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर नाभिक से इतनी दूर चला जाए कि वहां पर नाभिक का आकर्षण बल पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो तब ये जो परमाणु है ये क्या हो जाएगा, उस परमाणु के से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा हमेशा के लिए, और वो परमाणु अब आयनित अवस्था में आ जाएगा, वो
आयनाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है, किसे कहते हैं कि वह न्यूनतम आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके द्वारा परमाणु से इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है पलायन कर जाता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको प्राप्त करके किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को छोड़कर हमेशा के लिए पलायन कर जाता है और परमाणु आयनित हो जाता है। उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी आयनन ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक के आकर्षण बल से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और वो तब परमाणु जो है आयन में परिवर्तित हो जाएगा। आयनन विभव क्या है, तो आयनन विभव वह न्यूनतम विभव है जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराता है तो परमाणु आयनित हो जाता है। ठीक है, आयनन विभव वह विभव है जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराता है तो परमाणु आयनित हो जाता है। यानी परमाणु वो बाहरी इलेक्ट्रॉन जब आयनन विभव से क्या होगा, त्वरित होकर परमाणु से टकराएगा तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नाभिक के आकर्षण बल से हमेशा के लिए दूर चले गया होगा। तो एक बार दोबारा देखिए इसको, आयनन ऊर्जा क्या है कि आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको प्राप्त करके परमाणु हमें क्या होता है, आयनित हो जाता है और इस ऊर्जा के द्वारा परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को छोड़कर हमेशा के लिए पलायन कर जाता है। ठीक है, आयनन विभव वह न्यूनतम विभव है जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराता है तो परमाणु आयनित हो जाता है। जैसे कि पारे के लिए, तो पारे के लिए जो आयनन ऊर्जा है, पारे के लिए आयनन ऊर्जा वो है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पारे के लिए आयनन विभव वो है 10.4 वोल्ट। यही न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आएगी, सिर्फ वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। यानी अगर इतने वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करे, बाहर से आके इस परमाणु पे टक्कर करे तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। या 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अगर पारे का परमाणु प्राप्त कर ले तो पारे के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा और पारे का परमाणु आयनित हो जाएगा। तो ये ऊर्जा क्या होगी, इस समय आयनित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा इसमें कि परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, उनकी जो ऊर्जा स्तरों की वैल्यू आती है वो सतत नहीं आती, वो अलग अलग वो जो है असतत आती है। और अलग अलग तत्वों के परमाणु की ऊर्जा स्तर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, मूल अवस्था, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, उत्तेजन अवस्थाएं, ये सभी चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। थैंक यू।